इसके टाइमिंग पर मेन सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है 2012-13 से ये कहा जा रहा था, न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई, ईडी सहित जितनी भी आईटी और अन्य जो एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, स्वायत्त एजेंसी है, वो कहीं तोता तो नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक तरफ हमने आपको कई बार बताया है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा चल रहा है, भले ही इस एजेंडा को लेकर के ये कहें प्रशांत किशोर कि नहीं हम किसी के साथ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली जरूर है। तीसरा कौन भी पैदा होने वाला है, बाकी तो निर्दलीय वगैरह जो अपने लड़ते हैं वो लड़ते ही हैं, लेकिन 3 लोगों में बहुत कड़ी लड़ाई होने जा रही है और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर सबसे लास्ट में अपने पत्ते खोलेंगे और उन लोगों को लेकर के आएंगे जो समीकरण में सेट बैठते हैं, उन सभी लोगों को बैठा करके और खास करके सिक्योरिटी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को बैठा करके मीटिंग चल रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि देश में सुरक्षा की बात, और जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो किस किस तरह से काम कर रही हैं, ईडी कैसे काम कर रही है, आईटी कैसे काम कर रही है, सीबीआई कैसे काम कर रही है। चूंकि गृह मंत्री हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो करें। टसन के साथ वो पटना आए थे और उन्होंने कहा कि अब पटना में हम डेरा डाल दिए हैं, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। उसके बाद से आप देखिए कि रेड होना शुरू हुआ है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात करने बैठे हैं। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। आज ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में पहला सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया। बता दें कि इसमें 11 आरोपियों के और भी नाम हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के सर पर तलवार लटक रही है। 13 अगस्त को इसकी सुनवाई भी होनी है। इधर सीएम नीतीश प्लान भी बना रहे हैं। क्या प्लान? जिस तरीके से विधायकों की वो सेटिंग कर, जिस तरीके से फेरबदल कर रहे हैं, 8 जिला अध्यक्ष जदयू के भी चेंज हुए हैं, प्रशांत किशोर की भी एंट्री होती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर जनता का सैलाब लेके चल रहे हैं, प्रशांत किशोर दावा भी कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बाबा से बात करेंगे। आज का मैं मुद्दा आपको बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक है, नीतीश इधर बनाते रहे प्लान, उधर तेजस्वी का काम तमाम, भाजपा प्रशांत कर दिए गेम। अब आप कैसे देख रहे हैं आज जो भी हो रहा है? देखिए, ये तो आपने जो बताया वो तो ले आउट था ना, कि एक नया मामला सामने आ गया है। तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे थे 17 तारीख को यात्रा पर जाने का। इस बीच में 13 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके पहले चार्जशीट दाखिल हो गया है और इस चार्जशीट का बहुत लंबे समय से इंतजार भी चल रहा था। इसमें बहुत सारे उनके परिवार के लोग भी हैं, शामिल हैं। इसके अलावा भी 15-16 लोग और भी हैं। इस पर कई मामले, कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। कई लोगों को ईडी और सीबीआई ने अपने गिरफ्त में लेकर के बहुत सारे सबूत खंगाले हैं। ये सारी चर्चाएं, सारी बातें, और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई बार एक तरफ जहां सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कई जगह रेड चल रहा था। तो ये सभी चीज़ें आप देख चुके हैं, लेकिन ये विशेष क्या है, आखिर इसकी चर्चा हम क्यों करने लगे हैं? ये कोई नई बात तो है नहीं, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन ये चर्चा इसलिए है कि इसका टाइमिंग बड़ा अजीब है। हाँ, इसके टाइमिंग पर मेन सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है 2012-13 से ये कहा जा रहा था, न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई, ईडी सहित जितनी भी आईटी और अन्य जो एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, स्वायत्त एजेंसी है, वो कहीं तोता तो नहीं है। बिल्कुल। क्या वो केंद्र में सरकार जो रहती है उसके इशारे पर काम करती है? ये सारी बातें। और अभी आपने देखा होगा आपके पड़ोसी देश में क्या हुआ है। आपके पड़ोसी देश में कई साल से कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना ने जिस तरह से पूरी तरह से देश को अपने कब्जे में ले लिया था, डोमिनेट करती थी, चुनाव को प्रभावित करती थी, सारे फैसले वो खुद करती थी, उन्हीं के फैसले पर सब कुछ होता था, न्यायालय से लेकर के प्रशासनिक तक सारे फैसले उनके रूम से ही होकर के निकलता था, उनके ऑफिस से ही होकर निकलता था। आज जो वर्तमान परिस्थिति आप देख ही रही हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये जरूरी होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान किया जाए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और जो समय नजर आ रहा है, जिसका टाइमिंग आप देखिए कि इधर लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि विशेष परिस्थिति में दोनों एक साथ आ जाएंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के एजेंडा पर तेजस्वी यादव काम करें। ये सारी चर्चाएं, सारी बातें आपने देखा होगा कि पब्लिक डोमेन से लेकर के मीडिया जगत में और राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। आप भी जाती होंगे तो पूछता होगा सर कि आगे क्या हो रहा है, बाबा क्या बोले हैं।
ये सारी चीजें, नमन जी क्या बोले हैं, पंचनामा में आप लोग क्या बात बोल कर रहे रहे हैं? ऐसा होगा? हैं, ये सारी चीजें जोड़ घटाव करके अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ईडी ने जो कार्रवाई की है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है, उस चार्जशीट के बाद जो आपने बताया भी कि 13 तारीख को उसकी सुनवाई होने होने वाली। 13 तारीख को सुनवाई के बाद क्या तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? यात्रा भी है पावर। अब यात्रा को तो आप चूल्हे भाड़ में डालिए। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकियां इसको और तेज कर रही हैं इस जांच को? इस सवाल का जवाब आप खोजने निकलिएगा तो विपक्ष पूरी तरह से इस बात को कह रहा है, क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं और ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि क्या हम ही लोगों ने सारा पाप किया है, हम ही लोगों ने सारा भ्रष्टाचार किया है, हम ही लोगों ने सारा आतंक फैला कर रखा है। अब भाजपा के लोगों को, आपके सहयोगी दलों को क्यों नहीं कर रहे हैं? कई मुख्यमंत्री जेल में हैं, कई मुख्यमंत्री पर तलवार लटकी हुई है, कई जेल से वापस आ चुके हैं, और अब तेजस्वी यादव जो कि इस कड़ी का और आने वाले 2025 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक तरफ हमने आपको कई बार बताया है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा चल रहा है, भले ही इस एजेंडा को लेकर के ये कहें प्रशांत किशोर के नहीं, हम किसी के साथ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली जरूर है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो भी वोट बैंक को वो अपने तरफ करना चाह रहे हैं, वो सारा वोट बैंक तो उनके भाजपा के विरोधियों का है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो न चाह करके भी वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई है, क्योंकि इसकी बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल में देखने को मिली है। राष्ट्रीय जनता दल ने चिट्ठी भी जारी किया है कि भाई प्रशांत किशोर की तरफ आप लोग ध्यान मत दीजिए। लेकिन उनको फेक भी बता रहे हो चिट्ठी को। चलिए उन सारी बातों को हम मान लिया, हम फेक ही मान लिए, लेकिन बेचैनी तो है, लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं उनके। कई लोगों को मैं जानता हूं जो उनके तरफ ज्वाइन किए। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां प्रशांत फैक्टर चल रहा है, दूसरी तरफ ये ईडी वगैरह का जो मामला चल रहा है, वो इन सारी परिस्थितियों, सारी स्थितियों को देख करके यदि आप गंभीरता के साथ इस पर विचार करें तो आपको सीधे लगेगा कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर चल रही है। अब इस स्ट्रेटजी में अगर तेजस्वी यादव को सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दाखिल हुई है, जो कि जिसका वेट हो रहा था, करीब 1000 से ज़्यादा पन्नों का ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, इस पर अगर कार्रवाई होती है, इस पर अगर कोई विशेष बात होता है, तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के लिए, उनके परिवार के लिए मुश्किल होगी। तेजस्वी यादव जब इस तरह से जाएंगे, मैंने कल आप देखिएगा एक खबर हमने किया था, जिस खबर को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव अपने अनुसार अपने कमेटी का गठन कर रहे हैं, अपने अनुसार वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तलाश में भी हैं कि अगर उनके साथ इस तरह का कुछ हो जाता है, जेल जाना पड़े, तो वो क्या करेंगे, किसको प्रभार देंगे। तो उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी को वो तैयार कर रहे हैं, माने पॉलिटिकली टीच कर रहे हैं, अपने किसी करीबी को वो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। भाई बहन की तरफ उनका विशेष ध्यान है नहीं कि अगर उनके हाथ में चला जाता है तो फिर वापस होगा कि नहीं होगा। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की चीज़ें हम देख भी चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। आपने समाजवादी पार्टी में देखा होगा किस तरह से मुलायम सिंह यादव के बेटा ने अब कब्जा उनके रहते ही जीते जी उनके सारा कमान अपने हाथ में ले लिया, चाचा लोगों को अलग अलग कर दिया। ये सारी चीज़ें देखने को मिली है हमें, और एक बार फिर से इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से ये बात समझ रही है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 243 सीटें हैं। 243 सीटों में आपको 243 गुने 2 यानी 486 कैंडिडेट तो साफ नजर आ रहे हैं। अब इन 486 कैंडिडेट के बाद जो लोग इच्छुक हैं टिकट लेने के, जो लोग दोनों ही खेमे से अपने अपने हिसाब से टिकट की इच्छा रखते थे, वादा भी उनको पार्टी ने किया था, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला रहेगा। नमन मिश्रा सर बोलते भी हैं कि दिल जलो का वो है। बिल्कुल, तो ये 486 लोग जो चुनाव लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, उसमें तीसरा कोण बड़ी मजबूती के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आप देख लीजिएगा कि अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा, और आप लोगों से भी आग्रह है कि अगर पेपर पेन है तो कागज़ पे लिख करके उसको पॉकेट में रख करके और बंद कर लीजिए बटन। आपको याद आएगा जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैंने कहा था इस बात को कि 243 गुने 3 होने जा रहा है।
ये तीसरा कोण भी पैदा होने वाला है। बाकी तो निर्दलीय वगैरह जो अपने लड़ते हैं वो लड़ते ही हैं, लेकिन 3 लोगों में बहुत कड़ी लड़ाई होने जा रही है। और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर सबसे लास्ट में अपने पत्ते खोलेंगे और उन लोगों को लेकर के आएंगे जो समीकरण में सेट बैठते हो। जैसे मान लीजिए आपने अभी देखा होगा कि जो रुपौली का चुनाव हुआ उसमें 2 एक ही समाज के एक ही जाति के लोग लड़ रहे थे, उस बीच में एक राजपूत आ गए और बाजी मार गए। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से, चूंकि आपको पता है कि प्रशांत किशोर के पास एक बड़ा डाटा भी है, उनकी टीम लगातार डाटा ही कलेक्ट करती है और वही डाटा उनका हथियार रहा है हर चुनाव में। जिसके लिए भी वो रणनीति बनाए हों उसके लिए डाटा ही सबसे ज़्यादा है और उस डाटा के हिसाब से ही वो स्ट्रेटजी और रणनीतियाँ बनाते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोनों गठबंधन में जब सीट शेयरिंग का बंटवारा हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, कैंडिडेट के नाम घोषित हो जाएंगे, तो प्रशांत किशोर अंतिम दिन अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करेंगे और वो सारे समीकरण बैठा करके करेंगे। एक यहाँ मामला है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि इधर नीतीश कुमार अभी प्लान बना ही रहे थे कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हमको विदेश जाना है तो हम किसके हाथ में प्रभार दे करके जाएं, मंत्रिमंडल का इधर उधर करें कि नहीं करें, कौन अब उत्तराधिकारी मेरा होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव का काम तमाम हो गया। एक तरफ ईडी ने उन पर चार्जशीट दाखिल कर दिया और अगर ये सोच भी रहे होंगे कि ठीक है चलो सब कुछ ठीक ठाक है, भाजपा नहीं मानेगी तो तेजस्वी की तरफ चले जाएंगे, तो तेजस्वी का तो कहानी खत्म होने जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में भाजपा निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के कंधे पर बंदूक रख करके डायरेक्ट फायरिंग कर रही है और इस फायरिंग से आहत अगर कोई हो रहा है तो वो लालू प्रसाद के टीम के लोग यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी तरफ नीतीश कुमार इसमें सामने आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये अगस्त का महीना जो है वो क्रांति का महीना कहा जाता है। अब तक आपने जुलाई और अगस्त में ही देखा होगा कि सरकारें उलटती पुलटती रही हैं। इस बार भी अगस्त में लालू प्रसाद ने कहा था कि सरकार गिरेगी। कौन सी सरकार गिरेगी ये उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन अगस्त का महीना आ गया और उथल पुथल शुरू है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां हमने आपको पहले ही बताया था कि 15 अगस्त के पहले और 15 अगस्त के बाद इस देश और बिहार दोनों की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप जितना भी बात कह लें, अभी अभी एक जानकारी मिली है, जब मैं खबर कर रहा था उसी बीच में एक जानकारी मिली है, एक फ़ोन मेरे पास आया और मालूम हुआ कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक अमित शाह के अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें सारे जितने भी लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या जितने भी अलग अलग जांच एजेंसियां हैं उन सभी लोगों को बैठा करके और ख़ास करके सिक्योरिटी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को बैठा करके मीटिंग चल रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि देश में सुरक्षा की बात और जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो किस किस तरह से काम कर रही हैं, ईडी कैसा काम कर रही है, आईटी कैसे काम कर रही है, सीबीआई कैसे काम कर रही है। चूँकि गृह मंत्री हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो करें। अब इसमें वो क्या निर्देश दिए हैं ये नहीं पता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी बांग्लादेश में जो हुआ है उसको लेकर के भी, बॉर्डर एरिया जो बिहार का है उसको लेकर के भी वो चिंतित हैं। दैट मीन्स कि बिहार से जितना ज़्यादा अमित शाह को बाहर किया जा रहा है उतना ही ज़्यादा बिहार अमित शाह को बुला रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह कोई बड़ा गेम प्लान करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ आपने देखा कि एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ संजीव हंस। भले ही संजीव हंस को ने अपील की हो कि मेरे ऊपर केस जो है गलत है, ये है वो है, रद्द कर दिया जाए, लेकिन संजीव हंस तो एक मोहरा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि संजीव हंस को जानने वाले कई लोगों ने, आपने कहा भी था कि संजीव हंस तो अभी शुरुआत है, बिल्कुल अभी कई लोग हैं। ये मैंने कहा, उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए अध्यक्ष बने उन्होंने तो साफ कर दिया कि चूहेदानी हम तैयार कर लिए हैं। मेरे इस विश्लेषण के दूसरे ही दिन उन्होंने ये बात कही। तो इसका मतलब सीधा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में इस बार किसी भी तरह से जैसे अपने हाथ में कमान लेने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार इतने दिनों तक शासन किए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को छोड़ करके आपने देखा होगा प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पर कम हमले करते हैं। उसके पीछे भी कारण है, उनका तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी तो बंधुआ मजदूर है, भारतीय जनता पार्टी तो पैरासाइट है। जब नीतीश कुमार शासन में रहते हैं तो उनके कंधा पर चढ़ करके उनके पीछे पीछे चलते रहती है। उस अबोध बच्चे की तरह है जिसका पिता उसे मेला घुमाने के लिए ले जाता है। ऊपर नजर जरूर आता है कि पिता से ऊपर उसका सर है, लेकिन होता कंधे पर सवार है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं बल्कि
नीतीश कुमार के कंधे पर यहाँ बिहार में रहती है। और ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार केंद्रीय योजनाएं जो हैं उसको बिहार में लागू करने में पिछड़ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बिहार की योजनाएं वो लोगों तक पहुंचे, केंद्रीय योजनाएं कम पहुंचे। तो खैर ये भी एक बात उन पर कही जाती है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जब हमला करते हैं तो 15 साल लालू और राबड़ी के शासन और 19 साल नीतीश का शासन, इसको लेकर के वो हमला करते हैं और हमला करना उनका बनता भी है। अब ऐसी स्थिति में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरसीपी सिंह पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक दो सप्ताह पहले जिस टसन के साथ वो पटना आए थे और उन्होंने कहा कि अब पटना में हम डेरा डाल दिए हैं, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। उसके बाद से आप देखिए कि रेड होना शुरू हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास जो लाल डायरी है उस लाल डायरी के पन्ने अब पलटने लगे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। बिहार में लंबे समय तक उन्होंने देखा है, सत्ता का सुख भी भोगा है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बिहार में संगठन के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे और कहा जाता है कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था जदयू का। तो ऐसी स्थिति में क्या उन्होंने धीरे धीरे करके वो लिस्ट सौंपना शुरू कर दिया है विभिन्न जांच एजेंसियों को, क्योंकि वो बहुत शांत पड़े हुए हैं और यात्रा भी कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक बात तो साफ है कि इधर नीतीश कुमार प्लान बना रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। इस बीच में तेजस्वी यादव पर जो हो रहा है वो सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके एक बड़े गेम की तैयारी कर रहे हैं। भले ही दोनों मिल करके नहीं कर रहे हों, अलग अलग हों। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को भी तो डैमेज करेंगे। देखिए, आप एक चीज़ हमको बताइए, जब गेहूं पिसवाने के लिए आप जाइएगा आटा चक्की में, तो जरूरी नहीं है कि सारा गेहूं पिसा ही जाए, कुछ अगल बगल में छिटा भी जाता है, तो कुछ तो छिटा आपके ऊपर भी पड़ेगा ना। आप जब युद्ध में किसी के साथ जाइएगा तो आप यही सोच के जाइएगा हम उसको मार ही देंगे, एक आध वार तो आप पर भी होगा ही ना। तो ये सब चीज़ तो होते ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। और बिहार में जब 2025 या फिर विधानसभा का चुनाव जब भी हो जाए, जब चुनाव होगा तो प्रशांत किशोर की भूमिका उस नेता की तरह होगी जो आने वाली सरकार जो बनेगी उस सरकार का कैसे हिस्सा बनते हैं, ये देखना दिलचस्प है। चलिए देखिए, प्रशांत किशोर हो गए, तेजस्वी यादव हो गए या सीएम नीतीश हो गए, इन सब के बीच क्या रणनीति चल रही है? और इस बीच तेजस्वी यादव पर जो ये गाज गिर गया है, तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसका फायदा कौन कौन लोग उठाते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।